नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और अपनी स्कूल लेक्चरर वाले बैच की अगली क्लास में भी आपका स्वागत है। देखते ही देखते ये बैच जो है शतकवीर क्लास की ओर बढ़ रहा है और आज अपनी ये जो क्लास है साथियों, ये 94 क्लास है और जिसमें अपन साहित्य और बोलियां पढ़ रहे हैं। निश्चित ही किसी बैच को शुरू करना, फ्री क्लासेस को शुरू करना एक आसान कार्य समझा जा सकता है, लेकिन उसे अंजाम तक लेकर जाना बहुत कठिन है। कई सारी चुनौतियां, कई सारी बाधाएं आती है, जो आप सभी के प्रेम स्नेह सहयोग से हम हंसते हंसते सह लेते हैं और अपने पथ पे जो है बढ़ते चले जाते हैं। यही विद्यार्थियों को भी कहते हैं कि आप भी बढ़ते चले जाओ। चलिए आज अपन शुरू करते हैं साहित्य और बोलियां, जिसमें अपने कल जो है प्रमुख बोलियां और राजस्थानी साहित्य की उत्पत्ति, डिंगल पिंगल, इन सब चीजों को समझ लिया था। आज आप प्रमुख रचनाएं वगैरह पढ़ेंगे। ये दो तीन क्लासें आप लोगों की लगेगी साहित्य की और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, मुझे ध्यान है आप लोग शादी ब्याह में व्यस्त है, शादी ब्याह के मामले हैं तो इधर उधर जाना भी पड़ता है। भाई यूं नहीं जाओ तो जीवने तो जानो ही पड़े, और जीवने तो मैं भी जावा भाई, पत्रिका आयोडी व प्रति भोज में जावी जे। क्यों के दूल्हा दुल्हन से राजी और बाराती जीवन से राजी। ठीक है, ये कहा गया है, ऐसे ही नहीं कहा है। बुढ़िया केर गया है तो अनुभव लेर क्यों है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज अपना साहित्य का पार्ट 2, जिसमें अपन प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे और निश्चित रूप से इन रचनाओं में से प्रश्न बनते ही बनते हैं, काफी बने हैं और काफी बनेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं। जहां कंफ्यूजन होगा मैं वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर भटकने मत दें। ठीक है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। सबसे पहली चीज की इसमें से पूछा क्या जाता है, इसमें से पूछा जाता है कि इसके रचयिता जो थे वो कौन थे। तो इसके रचयिता चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई दोनों ही नाम मिल सकते हैं, टाइपिंग इधर उधर हो जाती है। तो चंद्रबरदाई इसके रचयिता थे, लेकिन इसे पूरा चंद्रबरदाई नहीं कर पाए थे। ये किस पे लिखी हुई है, तो ये पृथ्वीराज, अब पृथ्वीराज इतिहास में कई हुए, पृथ्वीराज चौहान पे लिखी है। अब पृथ्वीराज चौहान भी 4 हो गए, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे लिखी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे लिखी है। ये वही जो तराइन के युद्ध में हिस्सा लिया था, वही पृथ्वीराज है। और चंद्रबरदाई उनके दरबारी विद्वान भी थे, मित्र भी थे, दोस्त थे। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की विजयों का और तराइन के युद्ध का भी वर्णन किया है। वो आप जो पढ़ते हो ना, 4 बास 24 गज अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, वो पृथ्वीराज रासो में लिखी गई ही पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जब अधूरा था तभी पृथ्वीराज रासो के अंदर यह लिखा गया एक वाकया जो गजनी में हुआ कि पृथ्वीराज को मार दिया उन्होंने, पृथ्वीराज ने सुल्तान को मार दिया, फिर इन्होंने एक दूसरे को मार के अपने को जो है अपनी मतलब एक दूसरे को मार के मुक्त कर दिया, अपने जीवन से मुक्त हो गए। तब इस अधूरी रचना को जो पूरा किया है वो पृथ्वीराज के चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने किया है। किसने किया है? जलहन ने। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो ये क्या है, डिंगल में रचित वीर रस का काव्य है, इसमें मत उलझना। अब कई जने हिंदी साहित्य के साथी आ जाते हैं, वो कहते हैं सर डिंगल में नहीं है, ये तो हमने पिंगल पढ़ा है, हम साहित्य के हैं, वो है ये है फलाना टिमका। मैंने पिछली साल भी ये क्लास पढ़ाई थी, तब भी कई सारे कमेंट आए। अब डिंगल या पिंगल का आपको कंफ्यूजन दूर करना है ना, इतिहासकारों में काफी सारा मतभेद है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये डिंगल और पिंगल पृथ्वीराज रासो के बारे में जो कंफ्यूजन होता है इसे दूर करना है। तो मैं शाम को एक पोस्ट डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसी पे वो देख लेना कि कौन कौन से इतिहासकार डिंगल के समर्थक है और कौन कौन से इतिहासकार पिंगल के समर्थक है और क्यों है। तो आपकी बहसबाजी को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, विराम मिल जाएगा और आपको एक मुख्य आधार मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो इसमें बिल्कुल ही मत पढ़ना, चाहे आप कितने ही विद्वान हो, लेकिन सीखने की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए शाम को टेलीग्राम पे एक पोस्ट डालूंगा डिंगल और पिंगल के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, स्पेशली पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं। चलो, तो अभी ध्यान रखना आपको, डिंगल में रचित है वीर रस। क्या है? वीर रस का। अब देखो अपन ने पढ़ा डिंगल और पिंगल, कल भी पढ़े हैं। डिंगल जो है चारण साहित्य अपन ने पढ़ा है कि वो डिंगल से बिलोंग करता है, और चारण साहित्य के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी रचनाएं रची जाती थी जिसमें जो है मुर्दे में भी जान फूंक दी जाए। तो राजा तो वैसे ही वीर होते ही हैं और युद्ध के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी कैसी रचना, वीर रस थे। रासो जो होती है ना, वो वैसे वीर रस की रचनाएं ही होती है। तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है और जलहन ने इसे पूरा किया है। एक इतिहासकार में कल्हण ने भी पढ़ी जाए। ठीक है, कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी थी और ये जलहन है जिसने इनको पूरा किया है।
ऐसी कई रचनाएं आपको पढ़नी है इतिहास में जिन्हें अधूरी छोड़ी गई और उन्हें पूरा किसी और ने किया है। ठीक है, जैसे कि अपने सूर्यमल मिश्र साहब की भी है, मुरारी दान जी ने पूरी की थी, और इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, चिंता क्यों करो। ठीक है, चलो तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बता दियो था। अब आओ खुमान रासो। खुमान रासो जो है दलपत विजयी रचना है, रासो साहित्य के अंदर ही आती है, और इसको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। मैं तो देखो हमेशा ही, क्योंकि रासो बहुत सारे आते हैं तो ऐसे याद रखता हूं कि खुमान और ये दलपत। ठीक है, मैं तो खुद ही याद रखता हूं, तो खुद याद रखने से खुद को याद हो जाती है। तो खुमान रासो दलपत विजय, कई जगह नाम दौलत विजय भी लिखी और मिली जाए, कंफ्यूजन होने काम को नहीं। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ जाओ इतने में। ठीक है, दलपत विजय, और ये कैसी है, पिंगल भाषा में रचित है, और मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। ये समझ लो आपकी बापा रावल से लगाकर राज सिंह तक का वर्णन है। बापा रावल से राज सिंह, अपने वन लाइनर जो संपूर्ण इतिहास वाली वन लाइनर आई ना, बिम राज सिंह की जगह टाइपिंग मिस्टेक हो राम सिंह टाइप हो, जबकि आपको इस जगह क्या करना है, राज सिंह करना है। ठीक है, तो यह राज सिंह, बापा रावल से लगाकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है खुमान रासो के अंदर। ठीक है, खुमान भी एक शासक हुआ था मेवाड़ वंश के अंदर ही, तो आपको याद रखनी है खुमान रासो दलपत विजय। पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा स्पेशली लेखक का नाम। अगली बात समझ में, ठीक है। आइए हम्मीर रासो, ये भी रासो साहित्य के अंदर, और ये लिखी है जोधराज ने। अब हम्मीर रासो जो है साथियों, ये जोधराज ने भी लिखी है और सारंगदेव ने भी लिखी है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने लिखी है, तो जो आ जाए वो ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखो जोधराज। हम्मीर की वंशावली, हम्मीर कौन सा, रणथंबोर वाला। ठीक है, हम्मीर देव चौहान, हम्मीर की वंशावली, और खिलजी से युद्ध का वर्णन है। कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के संघर्ष का वर्णन है, जो रणथंबोर के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं, उसका वर्णन मिलता है इसमें हम्मीर रासो के अंदर। अब देखो विशल देव रासो, और विशल देव क्यों है, और विशल देव है विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है ना, चौहान शासक, विग्रह राज चतुर्थ, इसी को विशल देव के नाम से जाना गया। इन्हीं का दरबारी कवि था नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल, इसने लिखी विशल देव रासो। इसके अंदर विशल देव और रानी राजमती के प्रेम गाथा यानी प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अब देखो थाने याद क्या रखनी, विशल देव रासो है ना, थे यूं भी साइकोलॉजी भी पढ़ो तो यूं याद रख जो बिन है, विशल देव और नरपति नाल। ठीक है, अल्फ्रेड बिने भी तो पढ़ते हो, उसको याद करने की जरूरत थोड़ी, वो तो अपने आप याद रहता है। तो ये यहाँ पे बिने याद रखना है, यहाँ पे खुद याद रखना है। इस तरीके से आपकी रचनाएं जो है कंफ्यूज नहीं होगी, एक दूसरे के अंदर घुसेगी नहीं। हम्मीर महाकाव्य, ये है नयन चंद्र सूर्य की रचना है भाई, और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था। महा यानी बड़ा, बड़े होते हैं, सूरज और चांद बड़े होते हैं। ठीक है, तो चंद्र देखो, चंद्र और सूर्य, नयन चंद्र सूर्य। ठीक है, चल चौहानों की वंशावली है इसके अंदर भी। फिर आओ पृथ्वीराज विजय। अब पृथ्वीराज विजय पाची चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर लिखी गई रचना है, और ये लिखी किसने है, ये कश्मीरी पंडित जयानक पंडित था, ब्राह्मण था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है इसके अंदर भी। और ये सारी चीजें मैं रचनाएं तो अपन ने इतिहास जैसे आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर अपन पढ़ते भी आए हैं, लेकिन चूंकि अलग से टॉपिक है तो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो बच्चे कमेंट आए धड़ाधड़, सर साहित्य तो आपने करवाया नहीं, सर आपने वो नहीं पढ़ाया, सर ये नहीं पढ़ाया। ये वास्ते मैं कह कमेंट आ इतना जवाब कौन दे सका, तो क्या है भाई, लो क्लास ही ले लेते हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो नई रचनाएं आएगी उनके बारे में जानकारी मिलेगी। आओ भाई कुवलय माला, ये किसकी रचना है, उद्योतन सूरी की। ये लिखी किसके समय, वत्सराज, और वत्सराज में पढ़ाई भी थी। ठीक है, वत्सराज के समय लिखी गई है, ये जालोर के दुर्ग में लिखी है। आज फिर से इसको यानी कि फॉर्मेट करवाना ही पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, अपने रीस्टार्ट करना पड़ेगा। संडे को करवाते हैं इसको फॉर्मेट। कुछ ना कुछ समस्या हुई है इसमें टेक्निकल।
संडे को इसको फॉर्मेट करवाते हैं, बीच में समय नहीं मिल पाता है तो फिर क्या है, ये रह जाता है ऐसे ही। पूजा भाई चलो। तो कुछ चीजें जो है आपको टेक्निक से याद करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। चलो 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, कर देते हैं फिर से इसे शुरू। हम्म चलो कहाँ थे अपन। कुवलय माला। और कुवलय माला की मैं बात कर रहा था, और इसमें आपको मैं बता रहा था कि ये जो लिखी गई है वो जालोर दुर्ग में लिखी है, और लिखी किसने है, अपने वत्सराज के समय उद्योतन सूरी ने। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिसके अंदर मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। और ये 18 भाषा वाला सवाल है ना, न जाने कितनी बार एग्जामिनर ने पूछा है, क्या कि 18 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, संख्या पूछी जाती है 18, ध्यान रखना। देखो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन इसके अंदर मिलता है, किसमें, कुवलय माला में। ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आओ आगे, वैली किशन रुक्मणीरी। ठीक है, ये देखो ये भी पृथ्वीराज है, लेकिन ये पृथ्वीराज कहां का है, ये बीकानेर वाला है। पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था, बीकानेर का राजकुमार है, और इसे पिथल के नाम से जाना जाता था। देखो 2 जने हुए, एक तो पाथल और एक पीथल। एक को पाथल के नाम से जाना जाता था, एक को पीथल। देखो पिथल के नाम से तो जाना जाता था पृथ्वीराज को, और पाथल के नाम से जाना जाता था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद का, वैसे वेद कितने अपने 4 है, लेकिन इसे कहा है पंचम वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। और वैसे पुराणों की संख्या कितनी है, ओरिजिनल 18, और इसे कहा जाता है 19वां पुराण पंचम वेद। गागरोन का जो किला है वहां पे इसकी रचना की गई थी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। ठीक है, ये जानकारी इसमें ध्यान में रखनी है। अब आओ पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, 1540 में ये रची गई है। ठीक है, यदि इसका सन आपको ध्यान रखना हो तो ये 1540 के अंदर है। अब इसीलिए तो इस पे इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, इसके अंदर पद्मिनी के स्टोरी है, पूरी पद्मिनी का उल्लेख है, लेकिन इसे काल्पनिक इसलिए बताते हैं इतिहासकार पद्मिनी की कहानी को, क्योंकि ये 1540 में लिखी है। और पद्मिनी वाला इंसिडेंट जो हुआ है आपके, वो हुआ है 1303 की बात है। तो फिर इतना समय 200 साल बाद, लगभग 200 सवा 200 साल बाद किसी घटना का जो है नमक मिर्ची लगा के ही उल्लेख किया जा सकता है, इसलिए इसे ये बताया गया। ठीक है, अलाउद्दीन और रतन सिंह के युद्ध का वर्णन है, रानी पद्मिनी की कहानी का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। ठीक है, दयाल दास रिख्यात। अब दयाल दास रिख्यात है ना, दयाल दास ही लिखी है। ज्यादातर जो है ये खयातें आएगी वो लेखक की खयात के नाम से ही जानी जाएगी। तो दयाल दास रिख्यात दयाल दास लिखी है, और बीकानेर और जोधपुर के शासकों का इसके अंदर वर्णन मिलता है। ठीक है, आओ आगे, बांकी दास रिख्यात। बांकी दास की ख्यात जो है बांकी दास जी द्वारा ही लिखी गई है, और अपने क्या कहते हैं, बांकी दास जी को तो मारवाड़ का बिरबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी भी आप साथ में ध्यान रखें। अब और राजस्थान का अबुल फजल, मारवाड़ का अबुल फजल मुहणोत नैणसी। ठीक है, मुहणोत नैणसी को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अबुल फजल। मुहणोत नैणसी रिख्यात लिखी किसने, मुहणोत नैणसी ने। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि विद्वान थे और दीवान थे। अंतिम समय इनका बहुत ही खराब निकला है, इन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था, और ये कहा जाता है, इतिहासकार बताते कि इन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं रची वो बहुत काम की है। इन्हें राजपुताने का अबुल फजल या मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है।
ठीक है। और कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। इन्होंने मारवाड़ परगना विगत लिखी है, मारवाड़ परगना विगत लिखी है, जिसे राजस्थान का या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, ठीक है, मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। ये देखो यहां लिखा भी है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। फिर आ गया मोनोत लैंसी में इतना ध्यान रखना, ढोला मारूरा दुहा डायरेक्ट पूछे तो ध्यान रखना है कवि कल्लोल, ठीक है। और ढोला मारूरी चौपाई पूछे तो बिंगो लेखक है कुशल लाभ। क्या नाम है? कुशल लाभ, कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य आप लोगों तो पशु परिचर का पता नहीं, मैच देखते हो या नहीं। अभी पिछली क्लास में ही मैंने कुंभा पढ़ाया था एकलिंग महात्म्य। कान्व व्यास कुंभा का दरबारी विद्वान था। इसका प्रथम भाग, जिसे राजवर्णन के नाम से जाना जाता है, वो स्वयं कुंभा ने लिखा था। इसका पहला भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन। ये कुंभा ने लिखा था। राजवर्णन है ना, ये कुंभा ने ही लिखा था, बाकी जो है कान्व व्यास ने इसको पूरा किया है। लियो भाई स्क्रीनशॉट लियो। चलो, कान्नड़ देव प्रबंध। अब कान्नड़ देव प्रबंध, जालोर का शासक था कान्नड़ देव। कहां का शासक था? जालोर। पढ़ाया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष किया था इन्होंने भी। और ये कान्नड़ देव प्रबंध जो है वो पद्मनाभ की रचना है। इसके अंदर देखो जालोर से अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष और वीरम देव की और फिरोजा की कथा, इनका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। कान्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध, वीरम देव और फिरोजा की प्रेम कथा का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इतो ही ध्यान रखो। बिहारी सतसई, अब जैसा कि नाम है वैसा ही है। बिहारी के लगभग 700 श्लोकों दोहों का संग्रह है ये। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था, जिसे प्रत्येक दोहे के लिए, इसके प्रत्येक दोहे के लिए बिहारी को एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। एक दोहा लिखा और एक स्वर्ण मुद्रा। और दोहे भी बड़े काम के, ये हिंदी में बहुत पढ़े जाते हैं। हिंदी साहित्य जिनके हैं वो बिहारी सतसई और बिहारी जी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है, जयसिंह जी का दरबारी कवि था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह। और प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा। ब्रज निधि ग्रंथावली, यह है प्रताप सिंह, आप कह सकते हो सवाई प्रताप सिंह। ये भी कहां के शासक थे? जयपुर के ही, ठीक है। खुद भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इनके दरबार में सभी 22 के समूह में हुआ करते थे। 22 गंधर्व, 22 और ऐसे सब 22 कलाकार, 22 वाद्य यंत्र वाले, मतलब सारे के सारे 22 के समूह में हुआ करते थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ब्रजनीति, ब्रजनीति नाम से ये काव्य संग्रह इन्होंने लिखा था, ठीक। आओ आगे। प्राचीन लिपिमाला, जिसे राजपूताने का इतिहास कहा जाता है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखा गया है। और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। वैसे राजस्थान के इतिहास का जनक कौन? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक पूछे तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सिरोही के रोहिड़ा गांव के निवासी थे। रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे। राजस्थान की देशी रियासतों का इतिहास लिखा है, लगभग सभी रियासतों का लिख दिया। डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, लगभग सभी इतिहास जो है इन्होंने लिखे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है वो प्राचीन लिपिमाला है, ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन है ये, ठीक। चलिए आइए आगे। वीर विनोद, वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास, मेवाड़ से रिलेटेड है। कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि दी और महामहोपाध्याय की उपाधि दी है, ठीक है। इसलिए इनको कविराज या कवि राजा कहा जाता है। कवि राजा श्यामल दास, वीर विनोद। वीर विनोद में ही यह जिक्र मिलता है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया। और बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, जहां पे मुख्य मुख्य होते हैं ना, वो मैं बता देता हूं। ले लो भाई, आपका काम है अब स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, आइए आगे। अब पढ़ा वंश भास्कर, जो राजस्थान के राज्य कवि है, सूर्यमल मिश्रण उनकी रचना है। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे और ये इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया है। किसको? वंश भास्कर को। ये अभी मैंने आपको बताया था, वंश भास्कर भी इनकी रचना है। वीर सतसई वो भी इनकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की। क्रांतिकारी लेखन था इनका, ओजस्वी लेखन था, वीर रस से भरा हुआ लेखन था, इसलिए इन्हें राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। फिर आओ अचलदास खिंचीरी पचनी का।
ये खींची शासकों का जो शासन था ना, वो गागरोन यानी कि झालावाड़ के उस एरिया में था। तो यहाँ पे ये जो अचलदास खींचीरी वचनिका है, ये लिखी है शिवदास गार्डन ने। किसने लिखी है? शिवदास गार्डन। देखो, मांडू के सुल्तान रोशन शाह एवं गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य युद्ध का वर्णन है। और गागरोन कहां? जल दुर्ग है काली सिंध और आहू नदी के किनारे, और है कहां? गागरोन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, चलो आगे आओ। चेतावनी रथ चुंगटिया, ये भी देखो एक चारण साहित्य है। देखो, केसरी सिंह जी बारठ राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के साहित्य लेखन में एक ऐसी प्रतिभा जिनके बिना जो है साहित्य लेखन और इतिहास दोनों ही अधूरा है। एक ऐसा क्रांतिकारी परिवार जो पूरा का पूरा परिवार जो है राजस्थान की आजादी के अंदर अपने आप को झोंक देता है, वो केसरी सिंह जी बारठ का परिवार है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसी रचना लिखी, इनके मतलब ये चेतावनी रथ चुंगटिया कह रहा था। ये 13 सोरठे थे। कितने? ये सोरठे थे। सोरठे एक विधा होती है। ये 13 सोरठे थे जो 1903 में दिल्ली के दरबार में शामिल होने जा रहे थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, उनको लिखे गए 13 सोरठे थे जो उनके सोए हुए स्वाभिमान को जो है जगा दिया था। ठीक है, ऐसे ये ओजस्वी कवि थे। ठीक है, आओ आगे। राव जैतीरो छंद, ये लिखी है बिठू सूजा, और राव जैती का संबंध था बीकानेर से। कहां से था? बीकानेर, बीकानेर से। बिठू सूजा ने लिखी है। बाबर के पुत्र कामरान और राव जैती के मध्य युद्ध का इसके अंदर वर्णन मिलता है, और यह पूछा जाता है स्पेशली लेखक राव जैतसिंह छंद बिठू सूजा। अब राव जैतसिंह छंद में बीकानेर के और शासकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन स्पेशली इस युद्ध का उल्लेख आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, बस इसी के साथ में अपनी शॉर्ट एंड स्वीट ये क्लास पूरी हुई। एक बीच में व्यवधान आया था जिसको संडे को दूर करेंगे अपन। बीच में तो क्या है, फॉर्मेट कराएंगे, पूरा दिन लग जाता है, तो इसलिए संडे को दूर करेंगे। तब तक अपनी, अभी आपके तो एक क्लास देनी है स्कूल लेक्चरर वालों को, तो कल है ना, गुरुवार को, और बाकी पशु परिचर की चल ही रही है। चलिए बढ़िया साथियों, पढ़ते रहिए और जिमन में जाओ, ब्याह शादियों में जिमन इमन करो, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है और ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।